स्नो वाइट और 7 बौने। किसी जमाने में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वो इतनी गोरी थी कि उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। स्नो वाइट की सौतेली माँ रानी एल्सा बहुत ही दुष्ट थी। वो स्नो वाइट के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानी के पास एक आईना था। रोज सुबह रानी उस आईने में देखकर आईने से पूछती थी, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम दुष्ट हो, लेकिन सबसे सुंदर तो तुम ही हो मेरी रानी। कई साल बीत गए। स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी। एक दिन आईने ने रानी को अलग ही जवाब दिया, तुम सबसे दुष्ट हो, पर सबसे सुंदर नहीं। सबसे सुंदर तो स्नो वाइट है मेरी रानी। आईने के जवाब से रानी को इतना गुस्सा आया कि उसने स्नो वाइट को महल से निकालकर जंगल भेज दिया। दूर घने जंगल में स्नो वाइट अकेली थी। वो बहुत भूखी, प्यासी, थकी हुई और घबराई थी। जंगल में भटकते हुए दूर उसने एक झोपड़ी देखी। वो उस झोपड़ी के अंदर गई। वहाँ एक टेबल पर अनेक प्रकार का भोजन रखा हुआ था। वहाँ 7 थालियाँ और 7 चम्मच भी रखे हुए थे। ओह, मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। स्नो वाइट ने खाना खा लिया। अगले ही कमरे में उसने देखा कि 7 छोटे छोटे पलंग एक कतार में रखे हुए हैं। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी। 7 पलंग जोड़कर वो उस पर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद सो गई। कुछ समय बाद 7 बौने वहाँ आए। वो झोपड़ी उनकी ही थी। उन्होंने देखा कि स्नो वाइट वहाँ पर सो रही है। कौन हो तुम? मेरा नाम स्नो वाइट है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घने जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने हमारा खाना खाया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बौनों ने देखा कि स्नो वाइट तो बहुत अच्छी और दयालु लड़की है, इसीलिए उन्होंने उसे मदद करने का वचन दिया। वहाँ राजमहल में आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम सबसे कपटी और दुष्ट हो, लेकिन स्नो वाइट जो इस वक्त घने जंगल में सुरक्षित है, वही सबसे सुंदर है मेरी रानी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। रानी ने अपना रूप बदलकर एक विक्रेता औरत का रूप धारण किया और फिर एक जहर भरी कंघी लेकर वो स्नो वाइट से मिलने गई। ओह लड़की, कितने सुंदर बाल है तुम्हारे। ये लो, ये कंघी तुम्हारे बालों के लिए। जैसे ही स्नो वाइट ने उस कंघी से अपने बाल संवारे, वो गहरी नींद सो गई। जब बौने घर लौट आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट तो गहरी नींद में है। ये दुष्ट रानी का ही काम लगता है। इस कंघी को तो देखो। जैसे ही बौनों ने उसके बालों से कंघी निकाली, स्नो वाइट फिर से जाग गई। सभी बौने बहुत खुश हो गए। वहाँ राजमहल में आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम बहुत दुष्ट और कपटी हो रानी, लेकिन स्नो वाइट अभी जिंदा है और वही सबसे सुंदर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बार रानी ने एक किसान औरत का रूप धारण कर लिया और एक टोकरी में जहरीले सेब भरकर वो स्नो वाइट से मिलने चली गई। झोपड़ी के नजदीक आते ही उसने देखा कि स्नो वाइट बागीचे में घूम रही है। अरे, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। लो, रसीले सेब खा लो। धन्यवाद, वैसे भी मुझे भूख लगी थी। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का टुकड़ा तोड़ा, वो तुरंत जमीन पर गिर गई। अब रानी को लगा कि स्नो वाइट नहीं बच सकती, वो तो मर चुकी है। खुशी से वो वहाँ से चली गई। जब शाम को बौने लौट के घर आए, स्नो वाइट उठो, स्नो वाइट, वो तो मर चुकी है। सारे बौने रोने लगे। उन्होंने उसे उठाकर पलंग पर रखा। कुछ देर बाद एक नौजवान राजकुमार अपने घोड़े पे सवार होकर उस जंगल में आया। उसने देखा कि 7 बौने रो रहे हैं और एक सुंदर लड़की वहाँ पर लेटी हुई है। वो उनके पास गया। वाह, कितनी सुंदर है ये। स्नो वाइट को देखते ही राजकुमार को उससे प्यार हो गया। ये सुंदर लड़की है कौन? बौनों ने राजकुमार को सारी कथा बताई। नीचे झुककर राजकुमार ने स्नो वाइट के गालों पर चुंबन लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्नो वाइट अचानक जाग गई और जोर जोर से खांसने लगी। खांसते खांसते सेब का एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह से बाहर आया। क्या हुआ था मुझे? तुम तो मर चुकी थी, पर अब तुम जीवित हो। स्नो वाइट को बहुत आश्चर्य हुआ। स्नो वाइट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। बौनों को बहुत खुशी हुई। वे खुशी से नाचने गाने लगे। राजकुमार स्नो वाइट और उन बौनों को अपने राज्य में लेकर गया। वहाँ राजमहल में रानी ने फिर से आईने से पूछा, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? ओ रानी, तुम तो सुंदर हो, लेकिन राजकुमारी स्नो वाइट
तुमसे हमेशा ही सुंदर रहेगी। नहीं! रानी ने गुस्से में आकर उस आईने को तोड़ दिया और अपने आप को महल के कमरे में बंद कर लिया और उसी में उसकी मौत हो गई। थम्बलीना। एक गांव में एक बहुत दयालु औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बच्चा होने की आस लगाए बैठी थी। आखिर वो एक परी के पास गई जिसने उसे एक बीज दिया। उस औरत ने उस बीज को अपने बगीचे में बोया। कुछ दिनों बाद उसमें से एक जादुई फूल उभर आया। जब फूल खिला तो उसमें एक बहुत प्यारी और छोटी सी सुनहरी बालों वाली लड़की थी। वो तो उस औरत के अंगूठे जितनी थी। उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा। एक दिन थम्बलीना टेबल पर खेल रही थी, तभी एक बदसूरत मेंढक वहां आया। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। मेरे बेटे की शादी तो मैं इसी से करूंगा। उसने थम्बलीना का झूला उठाया और कूदते हुए नजदीकी तालाब में गया। देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर वधू खोज कर लाया हूँ। दोनों मेंढक थम्बलीना को वहीं छोड़कर विवाह की तैयारी करने के लिए खुशी से कूदते हुए वहां से चले गए। थम्बलीना बहुत घबराई हुई थी। अब एक उड़ती हुई तितली ने थम्बलीना को देखा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने थम्बलीना को उठाया और फिर उड़ते हुए उसे दूर फूलों के राज्य में लेकर गई। वो तितली जब थम्बलीना के लिए कुछ फूल चुनने गई, तभी एक काले पंखों वाले झिंगुर ने थम्बलीना को देख लिया। अरे कितना अनोखा प्राणी है, चलो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। उसने तेजी से नीचे आकर थम्बलीना को उठाया और उसे जंगल ले गया। उसके सारे दोस्त वहां इकट्ठे हो गए और थम्बलीना को देखने लगे। अरे इस बदसूरत प्राणी को तो देखो। इसे तो सिर्फ 2 ही पैर है। उसके बाद उस झिंगुर ने थम्बलीना को छोड़ दिया। बेचारी थम्बलीना जंगल में अकेले ही घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक बिल के नजदीक आ गई। कौन है? एक बूढ़ी चूहिया उस बिल से बाहर निकली। अरे बेटी, जल्दी से अंदर आ जाओ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उस चूहिया ने थम्बलीना के साथ प्यार भरी बातें की और उसे रहने के लिए घर में जगह भी दी। देखो, तुम्हें सारा घर साफ रखना होगा। चाय के समय मुझे और मेरे पड़ोसी मिस्टर मोल को कहानी सुनानी होगी। उसी वक्त मिस्टर मोल वहां आ गए। पहली नजर में ही उन्हें थम्बलीना बहुत पसंद आई। एक दिन सुबह, चलो जरा एक नए बिल की सैर करके आते हैं। मिस्टर मोल चूहिया और थम्बलीना को नए बिल की तरफ ले गए। रास्ते में एक चिड़िया सर्दी से सिमट कर पड़ी हुई थी। ओ बेचारा पक्षी। जाने दो उसे, वो तो ऐसे ही मरने वाली है। लेकिन थम्बलीना उस चिड़िया के पास गई और उस पर हरे रंग का कंबल डाल दिया। जब तक तुम ठीक होकर उड़ने के काबिल नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हर दिन थम्बलीना थोड़ा सा खाना और पानी उस चिड़िया को जाकर खिलाती थी। उस दौरान मिस्टर मोल ने थम्बलीना के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। ओह थम्बलीना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थम्बलीना ने तो शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया जबरदस्ती शादी के लिए उसके पीछे ही पड़ गई। ठीक है, लेकिन मैं मेरे पक्षी को आखिरी बार मिलकर आती हूँ। वो दौड़कर अपने दोस्त को देखने गई, लेकिन अब वो चिड़िया जमीन पर नहीं थी, अब वो उड़ने लगी थी। थम्बलीना, थम्बलीना, चलो जल्दी करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। खुशी से थम्बलीना उसकी पीठ पर बैठ गई। फिर दोनों उड़ते हुए फूलों के देश गए। यहाँ वहाँ देखते हुए थम्बलीना की नजर एक बहुत ही सुंदर नौजवान पर पड़ी। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, तब वो एक दूसरे के प्यार में खो गए। मैं डेजिस का राजा हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा के लोग थम्बलीना के पास उड़कर गए और उन्होंने थम्बलीना को एक पंखों की जोड़ी भेंट दी। वो पंख उसके कंधों पर सही बैठ गए और फिर थम्बलीना की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। छोटी जलपरी। महासागर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में सागर का राजा अपनी बेटी जलपरी मेलेडी के साथ रहता था। मेलेडी एक बहुत खूबसूरत जलपरी थी।
उसकी आवाज बहुत सुरीली और मधुर थी। मेलेडी का गाना सुनने के लिए तो सभी तरसते थे। मेलेडी की दादी उसे हमेशा 2 पैरों वाले प्राणियों के बारे में कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें मानव कहा जाता था। समुद्र के रिवाज के अनुसार जलपरी समुद्र के ऊपर तभी आ सकती थी जब वो 16 साल की हो जाए, और आज मेलेडी 16 साल की होने वाली थी। आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है बेटी। अब तुम समुंदर के किनारे जा सकती हो और मानव को देख सकती हो, लेकिन याद रखना उनसे बात नहीं करोगी, तुम सिर्फ उन्हें देख कर लौट आओगी। मेलेडी ने सबसे विदा ली और वो पानी के ऊपर आ गई। अरे ये तो एक जहाज है। उस जहाज के बगल से तैरते हुए उसने मानवों को देखा। उनमें से एक मानव ऊंचे कद का और बहुत ही सुंदर नौजवान था। उसने मुकुट भी पहना था। वो जरूर एक राजकुमार होगा। कितना सुंदर है वो। मेलेडी उससे प्यार करने लगी। उसी वक्त अचानक एक बड़ा तूफान आया और वो जहाज समंदर में डूबने लगा। राजकुमार भी डूबने लगा। नहीं, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। उसने राजकुमार को पकड़ लिया और वो उसे नजदीक के किनारे ले गई। उसने उसे किनारे छोड़ दिया और समंदर में थोड़ा सा अंदर जाकर उस राजकुमार के साथ क्या होता है वो देखने लगी। उसने उसके लिए अच्छे गाने भी गाए। राजकुमार जाग गया। उसने यहाँ वहाँ अपने बचाने वाले को देखा, लेकिन वो मेलेडी को नहीं देख सका। कुछ समय बाद वहाँ से जाने वाले दूसरे लोगों ने राजकुमार की मदद की। शुक्र है भगवान का, वो सुरक्षित है। काश मैं भी इन मानवों की तरह होती। राजमहल में वापस आकर उसने अपनी दादी को सारी बात सुनाई। दिन ब दिन मेलेडी बहुत दुखी होती जा रही थी। मेलेडी, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। हाँ दादी माँ, मैं उस सुंदर राजकुमार को नहीं भूल सकती। मुझे भी पैर चाहिए, फिर मैं भी उसके साथ जाकर रह सकती हूँ। सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकती है, समुद्री डायन। वो तुम्हें पैर दे सकती है बेटी। मेलेडी समुद्री डायन के पास गई। डायन ने उसे पैर देना तो मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। पैरों के बदले में तुम्हें अपनी मधुर आवाज मुझे देनी होगी। मेलेडी उस शर्त से नाखुश थी, लेकिन उसने मंजूर कर लिया। ठीक है, अब ये प्याला उठाओ और पियो। उसे पीते ही मेलेडी गहरी नींद सो गई। जब वो जाग गई तब उसने देखा कि वो समंदर के किनारे बैठी है। अब तो उसे 2 पैर भी थे। उसी वक्त राजकुमार समुंदर के किनारे आ गया। नौजवान लड़की, कौन हो तुम? मेलेडी ने उत्तर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। इसीलिए उसने हाथों के इशारे से बताना चाहा। मेरा नाम राजकुमार किल है। मेरे साथ राजमहल चलोगी? मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। राजकुमार मेलेडी को अपने घर ले गया। रोज वो एक साथ समंदर के किनारे घूमने जाते थे, एक साथ खाना खाते थे। जल्द ही वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मेलेडी ने उसके साथ इशारों से बातें करना शुरू किया। उसी वक्त गहरे सागर में, अरे ये मेलेडी की इतनी सुरीली आवाज लेकर मैं क्या करूं? ये तो इतनी सुरीली है कि आजकल मुझसे कोई डरता ही नहीं। मेलेडी की सुमधुर आवाज उस समुद्री डायन को अपने श्राप के मंत्र भी पढ़ने नहीं देती थी। ये नहीं चलेगा, मुझे मेरी भयंकर आवाज वापस चाहिए। समुद्री डायन उस राजकुमार के महल गई और मेलेडी से मिली। देखो, तुम चाहो तो ये पैर भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी आवाज वापस ले लो। मेलेडी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत अपनी आवाज वापस ले ली। और फिर डायन को भी उसकी असली भयंकर आवाज वापस मिल गई। वो वापस गहरे समुंदर में अपने महल चली गई। आप सब लोग मुझसे जरूर डरेंगे। मेलेडी ने सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। राजकुमार ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। अरे ये तो वही आवाज है। तो तुम हो जिसने मुझे बचाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, जरूर करूँगी। मेलेडी और राजकुमार की शादी एक बहुत बड़े जहाज पर हुई। सागर का राजा, मेलेडी की दादी और बाकी सारी जलपरियां उस शादी के लिए आई थीं। उसके बाद मेलेडी और राजकुमार खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। हैंसल और ग्रेटल। एक घने जंगल के बाहर एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था हैंसल और लड़की का ग्रेटल। वो इतने गरीब थे कि उनकी सौतेली माँ ने सोचा कि 2 बच्चों को संभालना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। कल सुबह हम दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ देंगे, फिर हम दोनों को थोड़ा तो खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने ये नहीं किया तो जल्द ही हम सब मर जाएंगे। अपने माता पिता की बातें बच्चों ने सुनी। हैंसल ने एक योजना बनाई। वो बाहर गया और कुछ सफेद पत्थर लेकर आया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लकड़हारा उन दोनों को लेकर जंगल गया। जंगल के रास्ते पर हैंसल कुछ पत्थर अपनी जेब से फेंकता गया। बच्चों, तुम यही रहना। हाँ,
मैं तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ आकर ले जाऊंगा। हैंसल और ग्रेटल गहरी नींद सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घनी रात हो चुकी थी और पूरा चांद दिख रहा था। हैंसल ने अपनी छोटी बहन के साथ फेंके हुए सफेद पत्थरों के सहारे रास्ता खोजना शुरू किया। वो सफेद पत्थर चांद की रोशनी में चमक रहे थे और उन्हें घर का रास्ता दिखा रहे थे। सारी रात चलकर वो आखिर अपने घर आए। उनके पिता दोनों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद इस बार उन्हें घने जंगल में बहुत अंदर तक ले जाना ताकि उन्हें वापस आने का रास्ता कभी न मिले। पहले की ही तरह हैंसल को बाहर जाकर पत्थर इकट्ठा करने थे, लेकिन इस बार उसकी माँ ने दरवाजे को पक्का बंद कर लिया था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सका। दूसरे दिन वो फिर से जंगल जाने के लिए निकले। हैंसल ने अपनी जेब से रोटी के टुकड़े करके रास्ते पर फेंकना शुरू किया। वो ऐसी जगह पर आए जहाँ वो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं आए थे। यहीं बैठो, मैं शाम को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। दोपहर हो गई और उन्हें नींद लग गई। शाम ढल गई पर उन दोनों को लेने कोई नहीं आया। बेचारे बच्चे, वो फिर से सो गए। आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो चांद ऊपर आ चुका था। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता खोज लेंगे। जब वो रास्ता खोजने निकल पड़े तब हैंसल को रोटी के टुकड़े कहीं नजर नहीं आए। जंगल के पंछी रोटी के सारे टुकड़े खा चुके थे। दोनों बच्चे बहुत थके थे, उन्हें भूख भी लगी थी। वो जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी उनको स्वादिष्ट खाने की महक आई। उस महक को खोजते हुए वो एक छोटे से घर के पास पहुँचे। वो घर तो केक का बना हुआ था और उसकी खिड़कियाँ टॉफी से। वो सब देखकर बच्चों को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने केक खाना शुरू किया। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। वो उन्हें अंदर ले गई। स्वादिष्ट खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चे गहरी नींद सो गए। उन बच्चों को क्या पता था कि असल में वो बूढ़ी औरत एक कपटी डायन थी और वो बच्चों को पकड़कर गुलाम बनाती थी। उसने वो केक का घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। बच्चों को अपने जाल में फंसाकर वो उन्हें मार डालती थी। अगले दिन जब ग्रेटल जाग गई तो उसने देखा कि वो वहाँ अकेली है। चलो उठो आलसी लड़की, चलो अपने भाई के लिए खाना बनाओ। उसे हमें बहुत मोटा बनाना है। जब वो गोल मटोल हो जाएगा तब मैं उसे खा जाऊंगी। कहाँ है मेरा भाई? मैंने उसे नीचे तहखाने में बंद करके रखा है। मेरे भाई को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। वो उस कमरे के पास गई जहाँ हैंसल को बंदी बना के रखा था। हैंसल, ये हड्डी रखो और जब वो डायन तुम्हें अपनी उंगलियां दिखाने के लिए कहेगी, ये हड्डी उसे दिखाना। उसके बाद हर दिन सुबह वो डायन उस कमरे में हैंसल से मिलने जाती थी और उसे अपनी उंगलियां बाहर निकालने के लिए कहती थी। लेकिन होशियार हैंसल हर वक्त वो पतली हड्डी डायन को दिखाता था। डायन की आंखें तो बहुत ही कमजोर थी, इसलिए वो ठीक तरह देख नहीं पाती थी कि वो हैंसल की उंगली है या हड्डी। ऐसे ही दिन बीतते गए और डायन बहुत ही उतावली हो गई। एक दिन, अब मैं उसे मार कर पकाऊंगी। मैंने चूल्हा तपने के लिए रख दिया है, जाकर देखो वो ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं, आप ही मुझे दिखाइए ना। बेवकूफ आलसी लड़की, और दरवाजा तो बहुत बड़ा है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे देखना है। डायन रेंगते हुए अंदर तक गई और उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डाला। ग्रेटल ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया और चूल्हे का दरवाजा बंद किया। वो डायन चूल्हे के अंदर जलकर मर गई। ग्रेटल अब दौड़कर हैंसल के पास गई और उसे आजाद किया। हैंसल, वो दुष्ट डायन मर गई। वो दोनों उस डायन के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी पेटियां भरकर गहने और जवाहरात थे। उन्होंने वो सारे इकट्ठा कर लिए और जंगल की ओर चल पड़े। इस बार उन्हें जंगल जाना पहचाना सा लग रहा था। दूर से उन्होंने देखा वो तो उनका ही घर था। वो दौड़कर अपने घर गए और खुशी से अपने पिता के गले लगे। ओह मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी पिताजी। उन बच्चों ने सारे गहने और जवाहरात उस लकड़हारे को दे दिए। उन्हें देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो गया और उसके बाद वे सारे खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। पिनोकियो। किसी जमाने में जिपेटो नाम का एक गरीब बूढ़ा सुतार एक गांव में अकेले रहता था। जिपेटो बहुत ही अच्छा आदमी था और सारी उम्र वो छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाता था। काश मुझे मेरा खुद का बच्चा होता। एक दिन उसने एक नरम लकड़ी से एक सुंदर गुड्डा बनाया।
जिपेटो के अच्छे स्वभाव के लिए नीले पंखों वाली परी उसे कुछ इनाम देना चाहती थी। उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उस गुड्डे में जान आ गई। अरे वाह, तुम तो मेरा बनाया हुआ सबसे प्यारा गुड्डा हो। मैं तुम्हारा नाम पिनोकियो रखता हूँ। कुछ दिनों बाद जिपेटो को लगा कि पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहिए। जिपेटो ने अपना खुद का कोट बेचकर पिनोकियो के लिए स्कूल की किताबें खरीदी। अच्छे बच्चों की तरह तुम्हें भी स्कूल जाना चाहिए। चलो, ये लो तुम्हारी किताबें। अच्छा पिताजी। रास्ते में पिनोकियो को एक चालाक लोमड़ी मिली। अरे मेरे दोस्त, अच्छे लड़के कभी स्कूल नहीं जाते। वो तो नाव पर सवार होकर रनवे आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ सारा दिन मौज मस्ती करते हैं और खेलते हैं। मेरे पास एक टिकट है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, तुम मुझे अपनी स्कूल की किताबें ही दे दो। पिनोकियो को बहुत मजे करने थे, इसीलिए उसने खुशी से अपनी किताबें बेच दी। अचानक वहाँ नीले पंखों वाली परी आ गई। पिनोकियो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? बस मैं तो स्कूल ही जा रहा हूँ। जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला, उसकी नाक बढ़कर लंबी लंबी होने लगी। पिनोकियो अब रोने लगा। तुमने झूठ बोला पिनोकियो। जब भी तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारी नाक लंबी होती जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं वचन देता हूँ, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और सीधे स्कूल जाऊंगा। परी ने उसे माफ कर दिया और जादू की छड़ी घुमाकर उसने फिर उसकी नाक ठीक की, लेकिन जाते समय उसे सावधान भी किया। एक बात याद रखना, रनवे आइलैंड बच्चों के लिए अच्छी जगह नहीं है। अगर तुमने फिर वहां जाने की कोशिश की तो तुम गधा बन जाओगे। लेकिन पिनोकियो कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। परी या अपने पिता के बारे में सोचे बिना वो रनवे आइलैंड पर गया। उसके लिए वो एक आश्चर्यकारक जगह थी। चारों तरफ खेल ही खेल थे, मिठाइयाँ थी और पिनोकियो को कुछ भी करने से रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। सारा दिन खेलने के बाद वो बहुत थक गया और आराम करने के लिए एक तालाब के पास रुक गया। जैसे ही वो पानी पीने के लिए तालाब पर झुका, उसे उसका चेहरा तालाब में दिखाई दिया। अरे ये तो मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या, मेरे कान, मेरे नाक को क्या हो गया? और मुझे ये पूंछ कहाँ से आ गई? पिनोकियो के कान और नाक लंबे हो गए थे और गधे जैसी पूंछ भी आ गई थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर से एक बार नीले पंखों वाली परी वहाँ आ गई। मूर्ख गुड़िया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि रनवे आइलैंड अच्छी जगह नहीं है। अब जाओ, अपने गरीब पिता को ढूंढो, वो तुम्हारे लिए रो रहे हैं। फिर अपनी जादुई छड़ी से परी ने गधे जैसे कान, लंबी नाक और पूंछ गायब कर दी। उसने पिनोकियो को समुंदर किनारे भेजा। उसने वहाँ देखा कि जिपेटो डूब रहा है। पिताजी, मैं आ गया। बिना कुछ सोचे अपने पिता की जान बचाने के लिए पिनोकियो पानी में कूद गया और उसने अपने पिता को बचा लिया। पिनोकियो, अब तुम्हें पता चला कि सच्चा आदमी बनने का मतलब है दूसरों के लिए प्रेम और उनका ख्याल रखना। अपने पिता के लिए तुमने जो सच्चा प्यार दिखाया है, उसके लिए इनाम। अब पिनोकियो एक गुड्डा नहीं रहा, उसे इंसानों की तरह खून, हड्डियां और त्वचा भी मिल गई। चलो, आखिर मेरी कामना पूरी हो गई। और फिर पिनोकियो अपने पिता के साथ बहुत सुख से जीवन बिताने लगा।